दोस्तों नमस्कार। मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल है कुमार। आपके साथ भारत के संविधान का संसद पर चर्चा का वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसे हम 3 भागों में बांट के देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वीडियो हो जाएंगे, इसलिए हम इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखेंगे। ठीक, तो पार्ट 1 में हम राष्ट्रपति देख लेंगे और राष्ट्रपति का कुछ हिस्सा देखेंगे। राष्ट्रपति बहुत बड़ा है ना, तो उसे आधा हिस्सा इसका पार्ट 2 में देख लेंगे और राज्यसभा देख लेंगे, फिर लोकसभा पार्ट 3 में देख लेंगे। ये सही रहेगा हम लोगों के लिए। तो संसद का उल्लेख संविधान के, इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के भाग 5 इसका उल्लेख है। ठीक, यानी संसद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। ठीक, तो संसद काहे काहे से मिलके बनी, यानी संसद बराबर क्या है? तो यदि हम देखें तो संसद बराबर होता है, संसद बराबर होता है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। यानी ये तीनों हिस्से संसद के ही, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा, फिर यदि हम बात करें संसद हमने ली कहाँ से, तो संसद हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन के संविधान से लिया है, संविधान से संसद ली है। ठीक, लेकिन हम संसद के 3 भाग देख रहे हैं। इस संसद को 3 भागों में हम बांट के जब देखते हैं तो ये राष्ट्रपति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में। ठीक, फिर उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 और फिर लोकसभा, लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81। तो संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, यानी संसद का उल्लेख 79 में किया गया है और बताया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यानी संसद बराबर होता है राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। अच्छा, अब हम तीनों पार्ट की एक साथ चर्चा नहीं कर सकते, तो वीडियो के पार्ट 1 में, इस वीडियो के यानी संसद वाले वीडियो के पार्ट 1 में हम राष्ट्रपति महोदय की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति पूरा इसमें हम खत्म नहीं कर पाएंगे, 1 घंटे के ऊपर का वीडियो बन जाएगा, तो इसलिए राष्ट्रपति को भी हम 2 भागों में बांट के देख लेंगे। राष्ट्रपति का जो थोड़ा सा हिस्सा बचेगा, आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति की, उसे हम राज्यसभा के साथ मिला करके देख लेंगे दूसरे वीडियो को, और तीसरा वीडियो हमारा हो जाएगा इसके संसद का, लोकसभा। तो हम इसे 3 वीडियो में देखेंगे। हमें उम्मीद है कि 3 वीडियो में हम बेहतर समझ लेंगे। तो हम सबसे पहले आपके सामने राष्ट्रपति की चर्चा करेंगे। ठीक, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 कहता है, ठीक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, राष्ट्रपति होगा तो उसके पास शक्तियाँ होंगी। ठीक, उसका कार्यकाल होगा, सारी कुछ व्यवस्था। ठीक, राष्ट्रपति होगा। ठीक,
राष्ट्रपति का चुनाव होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकाल। जब कार्यकाल की बात आती है तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सबको पता है, लेकिन 5 वर्ष के पहले राष्ट्रपति इस्तीफा दे सकता है। यदि उसकी इच्छा है इस्तीफा देने की तो इस्तीफा दे देगा, यदि बाय द वे इच्छा नहीं है और उसने हमारे संविधान का उल्लंघन किया है, अतिलंघन किया है या अतिक्रमण करने का प्रयास किया है संविधान पर, तो उसे संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से महाभियोग प्रस्ताव ला करके हटाया जा सकता है। यानी उसका कार्यकाल 5 वर्ष है, 5 वर्ष के पहले भी उसे वो इस्तीफा दे सकता है, या तो भाई अक्षम हो जाए, दिमाग उसका ना काम करता हो, किसी प्रकार की क्षमता हो तो वो इस्तीफा दे दे, तो वो अलग बात है। या इस्तीफा ना दे पाता है तब उसे हटाया जा सकता है, या उसने संविधान पर अतिक्रमण किया है, अतिलंघन किया है उसका, तो उसे संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा जिसे महाभियोग प्रस्ताव कहेंगे। वो 2/3 बहुमत से पास होगा। वो यदि पास हो जाता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आ जाता है। ठीक, ये स्थिति देखने को मिलती है। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं कि यदि मान लेते हैं कि उस पर महाभियोग आता है तो कैसे आता है, तो महाभियोग आएगा तो कैसे आएगा ये देखते हैं। ठीक, तो महाभियोग की बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। यानी हम अब बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की, और इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक, तो अब देखते हैं अनुच्छेद 61 क्या है। हमारे विचार 10 रुपये तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत आता है। अब कैसे आता है ये देखिए। यदि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो संसद का कोई सदन, चाहे ये लाए पहले चाहे ये लाए, जो सदन लाएगा, ठीक, तो अपने सदस्यों का 1/4 सदस्यों से उसका अनुमोदन कराएगा, और अनुमोदन करा करके उस सदन के सभापति को या अध्यक्ष को देगा। ठीक, अध्यक्ष महाभियोग आने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करेगा, और फिर 14 दिन पहले जब सूचित करेगा और बताएगा अमुक दिवस पर आपको अपना पक्ष रखना है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। ठीक, 1/4 सदस्यों के साथ, मान चाहे इस सदन में आए चाहे इस सदन में, दोनों सदन चाहे जैसा भी हो, ठीक, जिसमें आएगा पहले वो 1/4 सदस्यों से पास करवाएंगे, अनुमोदन करवाएंगे। अनुमोदन होने के बाद उस सदन के सभापति या अध्यक्ष को प्रस्ताव मिलेगा, राष्ट्रपति को सूचित कर देगा, राष्ट्रपति के पास सूचना पहुंचेगी, राष्ट्रपति खुद स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि को अपना पक्ष रखने के लिए उस सदन में भेजेगा। यदि सदन संतुष्ट होता है तो ठीक, यदि असंतुष्ट होता है और उस महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देता है तो उस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग पास हो जाता है। अब दूसरे सदन में जाएगा। यदि मान लें कि इस सदन में आया था तो इस सदन में जाएगा, यदि इस सदन में आया था तो इस सदन में, अब जिसमें आप लाएंगे उसमें आएगा और अगले सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में जब जाएगा तो वो सदन एक पैनल का गठन करेगा। ठीक, पैनल उस महाभियोग, लाए गए महाभियोग के प्रस्ताव की जांच करेगा, ये सही है या गलत है। यदि सही है,
पैनल ने पाया, अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद उस पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास हो गया कि रिपोर्ट सही थी और राष्ट्रपति को हट जाना चाहिए, मतलब हटा देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दूसरा सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर देगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव आ जाएगा। अच्छा, महाभियोग आएगा तो राष्ट्रपति हट जाएगा अपने आप, या तो वो इस्तीफा दे या तो वो महाभियोग का सामना करे। महाभियोग जैसे पास हो जाएगा वो अपने आप हट जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव पास होते ही वो अपने पद से उसका पद समाप्त हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग प्रस्ताव आता है तो अपने सारे कार्यों की जिम्मेदारी वो उपराष्ट्रपति को सौंप देता है और वो फ्री हो जाता है। फिर वो कोई भी काम नहीं करेगा जब तक महाभियोग प्रस्ताव क्लियर ना हो। यदि वो पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं पास होता है तो फिर अपने पद पे आ जाता है, बात खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति पर महाभियोग भी आता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। ये अनुच्छेद 61 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आता है। अब ये तो कार्यकाल हो गया, कार्यकाल के बाद महाभियोग हो गया। अब अगली चर्चा हमारी है राष्ट्रपति को चुने जाने की योग्यता। राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता। योग्यता क्या है? अनुच्छेद 58 में इसका उल्लेख। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के चुने जाने की योग्यता उल्लेखित की गई है। तो चुने जाने की योग्यता होती क्या है? ठीक, तो इस पर हम चर्चा करें। पहली योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी वही व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाएगा जो भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात, कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। यदि वो भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु का है, ठीक, और राष्ट्रपति की बात हो रही है। तीसरा पॉइंट है लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। ठीक, पागल दिवालिया का मतलब है ठीक दिमाग से गड़बड़ दिमाग ना हो। ठीक, पागल का मतलब है दिमाग गड़बड़ ना हो, और दिवालिया का मतलब किसी बैंक से लोन लेकर या किसी संस्था से लोन लेकर के कोर्ट द्वारा दिवालिया न घोषित कर दिया गया। ठीक, अच्छा, लाभ के पद पर ना हो तो इसका निर्धारण संसद करती है कौन सा लाभ का पद है और कौन सा नहीं। तो संसद ये निर्धारित कर देती है लाभ का पद है या नहीं है। तो जिसको निर्धारित किया है उसने वो लाभ के पद हैं, जिसको निर्धारित नहीं किया वो लाभ के पद नहीं है। तो लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, ठीक, भारत का नागरिक हो, निर्वाचन सूची में उसका नाम होना चाहिए है। ठीक, वो तो होगा ही जब भारत का नागरिक होगा। ठीक, 35 वर्ष की आयु का हो। ठीक, ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता रखता है। अब बात आती है कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे अमेरिका में है, ठीक, 2 बार लड़ सकता है। ठीक, कहीं सब जगह का अपना अपना नियम है, ठीक, कि कौन व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो अमेरिका में 2 बार है। अब इंडिया में कितनी बार है? इंडिया में अनलिमिटेड बार है। अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव लड़ सकता है। यानी अनुच्छेद 57 कहता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। बस 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए। यदि वो ये स्थिति कंप्लीट करता है तो वो चुनाव लड़। अब जीते ना जीते वो अलग की बात है। ठीक, जीतना ना जीतना वो दूसरी बात है,
लेकिन यदि वो चुनाव लड़ता है तो वो जीतेगा या हारेगा ये तो ऊपर वाला जानेगा। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? ठीक, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके द्वारा चुना जाता है। ठीक, राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। ठीक, तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि कौन से हैं उनकी बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधि और अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। तो यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य सम्मिलित होते हैं। हाँ, इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सदस्य मनोनीत होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में वही सदस्य भाग लेंगे जो निर्वाचित हुए हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, इतना ख्याल रखना है। वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो, यानी निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ठीक, तो यानी यदि हम निर्वाचक मंडल की बात करें, निर्वाचक मंडल की बात करें तो निर्वाचक मंडल में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्यों की विधानसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा। भाई कुछ हैं केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, उनके पास विधानसभा है तो उनके सदस्य निर्वाचन में भाग लेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के वह सदस्य जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के वह सदस्य जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है निम्न में कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं शामिल है, तो उसमें विधान परिषद भी दे देता है, वही नहीं शामिल है, बाकी लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा शामिल है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, इस पे थोड़ी और चर्चा हम आपसे करेंगे कि निर्वाचन की पद्धति क्या है। निर्वाचन की पद्धति क्या है, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व
भेद एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं गुप्त मतदान। देखिए, राष्ट्रपति जब भी चुना जाए, ठीक, तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति होगी और गुप्त मतदान होगा। उसमें कोई किसी को बताएगा नहीं कि हमने किसको वोट दिया, हालांकि वो व्हिप जारी कर देती है हर पार्टी अपना अपना कि आपको वोट देने आना है और सबका पहले से निर्धारित रहता है, लेकिन उसमें भी लोग जो है अपने स्वयं स्वविवेक का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति को मतदान करते हैं। तो मतदान करने के लिए जैसे जितने सांसद हैं, जितने विधायक हैं, कितने विधायक, कितने सांसद या कितना मत होना चाहिए, ये भी बात आती है। तो देखिए, एक सांसद का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। सांसद की बात आती है तो सांसद का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर, ठीक, पूरे देश की जनसंख्या के आधार पर एक सांसद का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो इस समय जो सांसद का मत मूल्य निर्धारित किया जाता है वो 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उसमें बताया जाता है एक सांसद का मत मूल्य बराबर देश की कुल जनसंख्या 1971 की जनगणना के आधार पर बटे कुल सांसद जितने हो निर्वाचित वाले गुणे नीचे में ही, जैसे लिखे ना, ऐसे लिख देते हैं कुल जनसंख्या बटे कुल सांसद पूरे 1000 बराबर एक सांसद का मत। सांसद का मत मूल्य, ठीक, एक सांसद का मत मूल्य देश की कुल जनसंख्या बटे कुल सांसद बटे। जब हमारे पास जितने भी सांसद चुने जाते हैं, ठीक, जैसे 543 सांसद चुने जाते हैं, 543 सांसद चुने जाते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं, ठीक, जो मनोनीत होते थे उनको तो खत्म ही कर दिया गया, अब मनोनयन वाला काम खत्म हो गया, ठीक, अब आगे नहीं मनोनीत होंगे। प्लस राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य एवं सामाजिक क्षेत्र से, ठीक, और हैं कुल 245, तो 245 में 12 निकाल दीजिएगा, 233 सदस्य हो गए। 3 3 6 4 3 7 776 कुल सांसद हैं गुणे 1000 और 1971 के हिसाब से जो जनगणना थी वो करके एक सांसद का मूल्य 708 है, ठीक। अब इसी तरीके से विधायक का मत मूल्य होता है, तो जिस राज्य की ज़्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य का मत मूल्य ज़्यादा होगा, जिस राज्य की कम जनसंख्या होगी उस राज्य का मत मूल्य कम होगा। जैसे सिक्किम है, उसमें कम जनसंख्या है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा 60 होगा मत मूल्य। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो यहाँ मान लीजिए 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, तो जिस हिसाब से जनसंख्या होगी राज्य की उसी हिसाब से उनका मत मूल्य भी निर्धारित होगा। ये आपको ख्याल है, ठीक। तो ये मत मूल्य हो गया और ये निर्वाचन की पद्धति हो गई। इस तरीके से निर्वाचन मंडल मान लेते हैं राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, ठीक, राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ, ठीक। तो हमारे वहाँ व्यवस्था ये है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जो 50% + 1
मतदान पाएगा वो निर्वाचित होगा, अन्यथा वो राष्ट्रपति नहीं निर्वाचित हो सकता। यूँ ना है सबसे ज़्यादा मत पाएगी तो तुम राष्ट्रपति बनेगे, और मत है 40%। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको सबसे ज़्यादा मत तो पाने ही हैं, और उन मतों की संख्या 50% + 1 होनी चाहिए, अन्यथा नहीं। ये आपको ध्यान रखना। अब शपथ की बात आती है। भाई आदमी चुना जाता है, चुनने के बाद शपथ, तो अनुच्छेद 60 में उनकी शपथ का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो इनको शपथ दिलाते हैं। यदि मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश कहीं गए हुए हैं किसी काम से, या अपने पद पर इस समय नहीं है, छुट्टी पर चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कौन दिलाएगा? तो वरिष्ठ न्यायाधीश, जो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, वो इनको शपथ दिलाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये शपथ लेते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति साहब जब शपथ लेते हैं तो संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। ये संविधान के संरक्षक के रूप में ये शपथ लेते हैं। यानी यदि आपसे पूछा जाए संविधान का संरक्षक कौन है, ठीक, तो राष्ट्रपति, क्योंकि वो संरक्षक के रूप में शपथ लेता है। बाकी सब लोग संविधान के अनुसार चलने की शपथ लेते हैं, लेकिन वो संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है। तो यदि कोई आदमी संविधान के संरक्षण की शपथ लेगा तो संविधान की रक्षा भी करेगा। तो ये इनका शपथ हो गया। अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्य होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी, अब इनके नियुक्ति संबंधी कार्य कौन से, किसकी नियुक्ति करते हैं? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का है या प्रशासक का है? राज्यपाल का है नहीं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो राष्ट्रपति उनका खुद कर्ता धर्ता होता है। ऐसी स्थिति में वो अपने मातहत कुछ कार्यकर्ता नियुक्त करता है। तो वो जो मातहत नियुक्त करेगा तो उपराज्यपाल कहलाएंगे। जबकि राज्यों को सारा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खुद मेंटेन करनी होगी। तो जब खुद मेंटेन करनी होगी तो वहाँ पर राज्यपाल होगा। तो चलिए तो देखते हैं। पहले राज्यों के राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा, सिर्फ नियुक्ति करेगा। ठीक, बाकी उन्हें शपथ उस राज्य का वो क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश, यदि वो नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश वो शपथ देते हैं। अच्छा, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति हुई। दूसरी चीज, लोकसभा में बहुमत दल के नेता। अब बहुमत दल का होता है हमारे वहाँ, ठीक, 543 सीट है, तो 543 सीट बची। भाई
फिलहाल जो चल रहा है उसमें रहेगी, लेकिन अगले में नहीं रहेगी। ठीक, तो यदि 500 मान लेते हैं, 543 सीट है, 543/2 + 1 यदि होगा तो बहुमत दल, यदि इतना होगा तो बहुमत दल होगा। ठीक, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14 और 2 1 कम, इसमें पॉइंटों में कोई काम आना होता है। ठीक, प्लस 1, यानी वर्तमान में 272, पहले 45 थी, 43 हो गई है। तो यदि पहले 73 था, अब 72 हो गया, तो 272 सदस्य जिनके पास होंगे, किसका है, उठा लो, ले उधर जाके 272 सदस्य जिसके पास है वो बहुमत दल का नेता होगा। अब बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, उन्हें शपथ भी दिलाएगा, यानी मंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाएगा। ये प्रधानमंत्री और मंत्री पद की शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएगा। अच्छा, शपथ दिला देता है, मंत्री हो गए, बात खत्म। तो आपने देखा राज्यपाल की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और किसकी नियुक्ति करता है, आपने देखा होगा महान्यायवादी होता है, उसकी भी नियुक्ति करता है। ठीक, अच्छा, सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। और क्या करता है, जो भी विदेशों में राजदूत जाते हैं, ठीक, राजदूत या उच्चायुक्त, ठीक, उच्चायुक्त उन देशों में जाते हैं जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं। ठीक, वहाँ उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं, जो गुलाम नहीं रहे हैं वहाँ राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। और वहाँ से जो राजदूत आते हैं उनका भी पूरा हिसाब किताब इन्हें ही रखना होता है, यानी विदेशों में नियुक्त किए जाने वाले राजदूतों या उच्चायुक्तों की नियुक्ति भी यही महोदय, राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति महोदय के पास नियुक्ति संबंधी ढेर सारे कार्य हैं। इसके अलावा हमने महान्यायवादी बताया ही है आप। ठीक, सीएजी की भी नियुक्ति यही करता है। राज्यसभा में कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक क्षेत्र के 12 लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कोई भी संवैधानिक लीगल आयोग है और यदि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होनी है तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। ठीक, ये उनके नियुक्ति संबंधी कार्य है। अब उसके बाद क्या होता है, नियुक्ति संबंधी कार्यों के बाद विधायी कार्य। हम इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देख रहे हैं। अब विधायी कार्य, अब विधायी कार्य क्या होते हैं, देखिए कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। विधेयक चाहे जब आया, चाहे जो कुछ हो, जब तक ये उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं बनेगा। यदि राष्ट्रपति ही विधेयक लेकर के आए तो पहले ही अनुमति दे चुके हैं। कुल मिला के राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है कि राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। दूसरी चीज, धन विधेयक, वित्त विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट। बजट यदि लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, ठीक, वित्त मंत्री रखता है तो राष्ट्रपति की अनुमति पर ही रखता है। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के बजट लोकसभा के पटल पर नहीं रखा जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज, जब बात आती है साधारण विधेयक, कोई साधारण विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, ठीक, और राज्यसभा में नहीं पास होता है,
तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा। तो संयुक्त अधिवेशन कैसे बुलाता है और कब बुलाता है? हमने बताया साधारण विधेयक है और वो पास नहीं हो रहा है, ठीक, पास नहीं हो रहा है। लोकसभा में पास हो गया है, राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही और 6 महीने बीत गए। तो लोकसभा का सभापति या कहने अध्यक्ष कहने, लोकसभा में अध्यक्ष कहा जाता है, स्पीकर महोदय राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन के लिए मनाएंगे, कहेंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। उनके कहने पर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक, और राष्ट्रपति महोदय उसको रखवाएंगे और फिर जो है वही लोकसभा का बहुमत होता है, लोकसभा पास ही करा लेंगे। तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख अनुच्छेद 108 में, ठीक, और बजट पेश होने का उल्लेख अनुच्छेद 112 में, ठीक। तो इस तरीके से ये 2 व्यवस्थाएँ, मतलब 3 व्यवस्थाएँ हो गई विधायी कार्यों में। अब एक तीसरा भी कार्य है अध्यादेश जारी करने, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक, अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते, ठीक। तो अध्यादेश कब जारी करेगा? भाई अध्यादेश भी जारी करने का एक समय होता है। तो देखिए राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश तब जारी करेंगे जब संसद अपने चलन में नहीं होगी, यानी संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, ठीक, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं तो ये अध्यादेश क्या कानून होगा? कानून नहीं होगा, लेकिन कानून से कम अधिकार भी नहीं रखेगा। जब तक उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होगी तब तक वो कानून, संसद में जो भी कानून बनाए गए हमारे संविधान के लिए उन कानूनों जैसा अधिकार रखता है अध्यादेश, ठीक। अच्छा, तो कितने दिनों में ये अध्यादेश पारित होना आवश्यक है? यदि संसद का सत्र स्टार्ट होगा, ठीक, तो 2 सत्रों के मध्य 6 महीने का अधिकतम डिफरेंस हो सकता है, ठीक, अंतर हो सकता है। तो यदि 6 महीने बाद स्टार्ट होगा तो सदन स्टार्ट होने के 42 दिन के अंदर, यानी 6 सप्ताह के अंदर उसे पास होना आवश्यक है दोनों सदनों में। यदि वो दोनों सदनों में पास हो गया तो वो अध्यादेश कानून बन जाता है, यदि नहीं पास होता है तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति की एक और शक्ति है सत्र बुलाने का अधिकार इनके पास। संसद का नया सत्र यानी लोकसभा का नया गठन हुआ प्रत्येक वर्ष, लोकसभा में प्रत्येक वर्ष, यानी संसद के दोनों सदनों के सत्रों को बुलाने और सत्र को अवसान करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। बस स्थगित करने का अधिकार उस सदन के अध्यक्ष को है। उस सदन का अध्यक्ष चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कितने भी समय के लिए सदन को स्थगित कर सकता है, वो उसके पास है अधिकार। बाकी सत्र बुलाने यानी सत्र को आवाहन करता है, बुलाता है, ठीक, और अवसान भी करता है। तो ये दोनों कार्य उसके पास है। अच्छा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बाद और भी शक्तियां हैं इनके पास ढेर सारी। क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति। अब क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में वर्णित, ठीक। 72 का कहता है कि राष्ट्रपति किस किस की सजा माफ करेगा, कहाँ कहाँ जो है लोगों को सजाएं दी गई हैं तो उन्हें माफ करेगा।
तो देखिए, राष्ट्रपति महोदय चाहे उच्च न्यायालय, चाहे उच्चतम न्यायालय, चाहे सेना के न्यायालय, किसी भी न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को उम्र कैद, मृत्युदंड या सज़ा दी गई है तो उसे कम कर सकते हैं, उसे माफ़ कर सकते हैं, ठीक, यानी उसका सज़ा का लघुकरण कर सकते हैं या उसे माफ़ कर सकते हैं, ये उनके अधिकार में आता है। ठीक, तो राष्ट्रपति के पास क्षमादान की एक बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं। लेकिन ये सारे कार्य जो राष्ट्रपति करते हैं ये अपने विवेक से नहीं करते, ये दूसरे विवेक से करते हैं। ठीक, अब दूसरे विवेक किसका है? संसद का विवेक, क्योंकि राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ये सारा कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और मंत्री होते हैं, उन्हीं की सलाह पर सारे कार्य करते हैं। अब अगला कार्य है राष्ट्रपति का बड़ा कार्य है, ठीक, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को हम संसद के वीडियो नंबर 2 में लेके आए। उसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ होंगी और राज्यसभा। हम उम्मीद करते हैं कि उन दोनों चीज़ों को हम दूसरे वीडियो में, संसद वाले दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक, आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम ऑनलाइन आ सकें, आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकें और जो भी हमारे वीडियो में कमियां हैं उनके बारे में आप हमें बताइए ताकि हम भी जान सकें और हम उसमें सुधार कर सकें। हम अपनी बात को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।